हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स जियोमेट्री। उसमें हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज 5.1 में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें था सारे के सारे टर्म्स थी उसकी हमें डेफिनेशन दिखानी थी। उसके बाद 3rd नंबर का और लास्ट वाला था 4th वाले क्वेश्चन में हमें कुछ प्रूव किया था। वो ये था कि अगर ये पूरी लाइन है तो AC यानी कि AC है वो AB का हाफ होगा, यानी कि C है वो मिड पॉइंट रहेगा। वो हमने यहाँ पर प्रूव किया था। उसके बाद हम पहुंचे हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है वो भी कुछ प्रूव करने के लिए हमारे लिए है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in question number 4, point C is called a midpoint of a line segment AB। हमने अभी देखा कि क्वेश्चन 4th था, उसके अंदर AB का मिड पॉइंट C को बताया गया था। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट है उसका कोई एक ही मिड पॉइंट होता है, उसके 2 मिड पॉइंट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा लाइन सेगमेंट A और B। ओके, अब हम यहां सपोज करेंगे कि यहां पर हमारे 2 मिड पॉइंट है। वैसे मिड पॉइंट एक ही होता है, 2 मिड पॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन हम यहाँ हमारा क्वेश्चन है उसे प्रूव करने के लिए हम लेंगे कि यहाँ 2 मिड पॉइंट हैं। फर्स्ट मिड पॉइंट हमारा रहेगा P, जबकि सेकंड मिड पॉइंट हमारा रहेगा Q। ओके, यहाँ पर हमने लिए हैं 2 मिड पॉइंट। तो हम ये लिखेंगे पहले, लेट AB be the line segment। हमने लाइन सेगमेंट लिया है एंड P and Q are midpoints of A and B। AB के मिड पॉइंट है P and Q। ओके, therefore तो उसके हिसाब से हम ये इस तरह कुछ लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू, जब P मिड पॉइंट हो तब AP इज इक्वल टू PB हम लिख सकते हैं। एंड जब हम Q को मिड पॉइंट ले तो AQ इज इक्वल टू QB, इस तरह का हम लिख सकते हैं। उसके अलावा हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं जैसे कि AP है और PB, इन दोनों को हम ऐड करें तो हमें AB मिले, और AQ और QB उन दोनों को हम अगर ऐड करें तो भी AB आना चाहिए। ये पॉसिबल है क्योंकि P एंड Q वो मिड पॉइंट से, इसलिए। तो अब हम देखते हैं LHS एंड RHS हम लेते हैं। पहले AP और PB के लिए प्रूव करेंगे, वही रहेगा हमारा AQ और QB के लिए। नाउ शो वी गेट, ये सब कुछ देखकर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ये दोनों है वो एक समान होंगे। AP, पहले मैं लिखती हूं AP इज इक्वल टू PB। AP इज इक्वल टू मैंने PB लिख दिया। अब मुझे यहाँ AB लाना है तो AP के अंदर और PB है, PB प्लस AP होगा। तो हम ऐड क्या करेंगे, AP ऐड करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे एडिंग AP बोथ साइड। तो इसके हिसाब से हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं।
ये कहाँ से आया, AP प्लस PB यहाँ से आया, ओके, जबकि सामने की साइड 2AP हो गया। अब यही फॉर्मूला, यही सब कुछ मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं, AQ और QB के ऊपर, और उसमें मैं AQ को ऐड कर दूं, तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ मिलेगा। तो हम लिखेंगे, वो हम दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली 2AQ इज इक्वल टू AB, वो होगा हमारा सेकंड नंबर का इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में सामने AB है, दोनों ही एक समान है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 2AP इज इक्वल टू 2AQ। क्योंकि सामने दोनों ही AB है तो वो दोनों एक समान हो गए। अब मैं 2 को निकाल देती हूँ, इसका मतलब AP इज इक्वल टू AQ हो गया। AP इज इक्वल टू AQ, AP जितना है उतना ही AQ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट अलग नहीं है, दोनों ही एक जगह पर ही है। ये वाली फिगर हम यहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन ये वाला जो है उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, वो आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। जो AB है, लाइन AB हमारी, उसके अंदर P है वो मिड पॉइंट है, उसी हिसाब से Q है पॉइंट, वो भी P के ऊपर ही है। तो QP इसके साथ ही पास में होगा। ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ही P है और यहाँ पर ही Q है, दोनों के एक ऊपर एक पॉइंट है, ओके। तो यही चीज हमें यहाँ पर लिखनी है और दिखानी है। Thus, we conclude that P and Q are the same point. Are the same point. Okay. तो अब हमें जो क्वेश्चन में दिया था वो वाला हम लिखेंगे। Thus, it is proved that every line segment has one and only one mid point। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब हम पहुंचते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। इन द फिगर, आपको कुछ फिगर दी गई है। इफ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव्ड द AB इज इक्वल टू CD। प्रूव्ड वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही जो आपको फिगर दी है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, इसके बीच का यही है तो इसमें ये ऐड करूंगी तो ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल इजी रहता है। यहाँ आपको फिगर दी गई है, कुछ ऐसी लाइन सेगमेंट दिया है AB, यहाँ पॉइंट दिया, सॉरी यहाँ पर D है पॉइंट, यहाँ है B, जबकि यहाँ पर पॉइंट है C। इस तरह के पॉइंट दिए गए हैं ABCD। ओके, तो आगे हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD, वो प्रूव करना है। और दिया क्या है, इफ करके दिया है आपको AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का वो एक समान है, तो AB और CD दोनों एक समान
होने चाहिए, वो हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले हमें दिया जो दिया गया है उसके हिसाब से। इट इज गिवन, हमें कुछ दिया है वो हम पहले लिखेंगे। AC इज इक्वल टू BD, ये हमें दिया गया है। फ्रॉम द फिगर के हिसाब से AC इज इक्वल टू हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। AC है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए, AB और BC। इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। उसी तरह से BD को हम इस तरह से लिख सकते हैं, BC और CD। अब इन दोनों को हम आमने सामने ला सकते हैं। AC तो ये BD की जगह पर ये। हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही तरफ से ये जो हो गया, इसको हमने इसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो अब हम लिखेंगे कि दोनों की हमारा जो यूक्लिड्स का थियरम है उसके हिसाब से दोनों का इक्वल है, दोनों ही साइड इक्वल है। अगर मैं दोनों में से BC को निकाल देती हूँ, सबट्रैक्ट BC फ्रॉम इक्वल साइड, दोनों ही साइड से BC को निकाल दूंगी तो AB और CD बचेगा, वो दोनों एक समान रहेगा। AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या लिखेंगे? सबट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही तरफ से मैंने BC को निकाल दिया है। तो अब मुझे क्या मिला? AB इज इक्वल टू CD, जो हमें प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD। जो प्रूव हो गया है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कीजिए, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ये दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, ये दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, दोनों का इक्वल है तो उनको एक समान रखिए, और जो कॉमन टर्म है उसको निकाल दीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बोथ साइड से। अगर एक साइड से करोगे तो आंसर गलत होता है, और वो मैथ्स के रूल के हिसाब से भी नहीं है, इसलिए आपको दोनों साइड से ही कट करना है। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 7th नंबर का है, वो हम देखते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई इज द एक्सिम 5th इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सिम्स कंसिडर एज यूनिवर्सल ट्रूथ। हमने एक्सिम्स देखे थे यूक्लिड्स के, उसमें 5th वाला एक्सिम्स था, जो सबसे बड़ा वाला था, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ के हिसाब से क्यों ले रहे हैं, वो हमें दिखाना है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सिम्स 5th हमारा पहले क्या था वो हम लिखेंगे। आपको बुक के पेज नंबर 81 पे ये 7 एक्सिम्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम उसमें एक्सिम्स देखेंगे। 5th वाला वो हमें क्या बता रहा है, द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, उसके हिसाब से हम ये एक्सिम्स को प्रूव करेंगे। लिखेंगे हम, द वॉल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर ले रही हूं एक कुकी का बिस्किट। कुकी के हिसाब से कुकी का एग्जाम्पल हम लेंगे। कुकी, ओके, अगर आपके पास एक कुकी है, अब वो पूरी कुकी है कंप्लीट, इस तरह की राउंड शेप की आपके पास कुकी है, ये कंप्लीट कुकी है, तो इसका अगर आप वेट करोगे तो सपोज इसका वेट होता है 100 ग्राम। ओके, अब यही कुकी का मैं एक पीस यहां से कट कर लेती हूं, तो कुकी का पीस कितना हुआ, इतना हुआ।
अब इस पीस का मैं अगर वेट करूंगी तो मुझे इसका वेट कितना शायद मिलेगा, 2 ग्राम सपोज मिला है मुझे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कुकी का जो वोल पार्ट है वो बड़ा है, वो इतना बड़ा है, जबकि उसका मैंने थोड़ा सा छोटा पार्ट लिया है, वो बहुत ही स्मॉल है। तो वो क्या कह रहा है, द वोल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, पार्ट से वोल है हमेशा बड़ा रहता है। वो तो सही है, सभी के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। अब बिस्किट लोगे तो भी ये सही रहेगा, किसी केक लेंगे तो उसके लिए भी सही है, रोटी लेंगे तो उसके लिए भी सही है। यूनिवर्स की कोई भी मटेरियल है, 1 किलो आप मूंग दाल लेकर चेक कर सकते हो, उसमें से थोड़ी निकाल दो। कोई भी आप अगर इस यूनिवर्स का कोई भी आप मटेरियल लेंगे, उन सभी के लिए ये सही है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो हम अब कुकी करके उसके बारे में लिखेंगे। When we weight whole cookie is always greater than the part of कुकीज वेट, जो कुकी का पार्ट का वेट है उससे वो हमेशा बड़ा रहता है। इट इज ट्रू फॉर ऑल materials that is present in the world। वर्ल्ड की जगह पर हम यूनिवर्स ही लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ यूनिवर्स ट्रूथ के हिसाब से दिया गया है, इसलिए। ओके, प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सो exam 5th in the list of Euclid's axioms is considered as यूनिवर्सल ट्रुथ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी 5.1, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम पहुंचेंगे हमारी नई एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर। उसमें बस आपके 2 ही सम है, वो भी प्रूव करने वाले ही है, थियोरिकल बेस ही है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, और साथ ही मैथ्स सीखते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।